जी, मेरा नाम कुणाल विजय चौरडिया है। क्या राजनीति में आने के लिए आपके पिताजी का आपको सपोर्ट था? मेरे राजनीतिक करियर में तो सबसे बड़ा हाथ मेरे पिताजी का ही है। आप राजनीति में किस उद्देश्य से आए हैं? ये हमारा पहला प्राधान्य है। एक एनजीओ चला रहे हैं हम, जिसका नाम है पारसमल प्रेमराज फाउंडेशन। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करे, ये लाने का मेरा विजन। स्पेसिफिक वनी के लिए आगे आपका क्या विजन है? कई सारे सेक्टर्स है जिसमें हमें काम करना है। एजुकेशन सेक्टर हो गया। आपको नहीं लगता आप बहुत कम उम्र में ज्यादा काम कर रहे हैं? इसकी प्रेरणा मुझे मेरे परिवार में ही मिली है। वनी में कौन सी चीजों की कमी है? पानी की समस्या अभी तक चल रही है। किसानों को क्या बेनिफिट्स होते हैं? आप उनको क्या क्या बेनिफिट्स देते हैं? क्योंकि हम बहुत ही कम दरों पर उनके लिए लोन्स की स्कीम्स लाए हैं। इसमें क्या आप रोजगार के लिए भी कुछ सोच रहे हैं? पर सबसे पहली चीज अगर मैंने कोई सोची होगी, आने वाले समय में रोजगार मेला का हम लोग आयोजन करेंगे। आप अपने विरोधियों के लिए एक लाइन कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका द पांडे जी पॉडकास्ट में। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच में है एक ऐसी शख्सियत जो कि है एक पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर और साथ ही साथ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन। तो आइए आज हम उनसे बिजनेस के बारे में, सोशल वर्क के बारे में और राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं। एडवोकेट कुणाल चौरडिया जी। नमस्कार कुणाल जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया जी, तो आइए द पांडे जी पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। जी बिल्कुल। तो कुणाल जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम कुणाल विजय चौरडिया है। मैं वनी से हूँ। अभी करंटली भारतीय जनता पार्टी युवतमाल जिला में मैं जिला के उपाध्यक्ष पद पर हूँ और कई सारे फाउंडेशन से वनी में और कई सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वनी में जुड़कर काम कर रहा हूँ। और इसीलिए एक मेरे पिताजी की एक काफी अच्छी पहचान है वनी में, और अब उनकी पहचान के बाद अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे अभी आपने अपने पिताजी का जिक्र किया, तो क्या राजनीति में आने के लिए आपके पिताजी का आपको सपोर्ट था? जी बिल्कुल। मेरे पिताजी 2004 से एक्टिव पॉलिटिशियन रहे हैं। पहले 2004 में यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस में अच्छी अच्छी पोस्ट पर सर्व किया है। महाराष्ट्र प्रदेश के बॉडी में भी रहे कांग्रेस के। और 2014 में जब से मोदी जी ने एक क्रांति हमारे देश में लाई, तब से पिताजी ने बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी में भी काफी अच्छे पदों पर वो विराजमान रहे और अभी प्रदेश की बॉडी में वो कार्यकारिणी सदस्य है। तो मेरे राजनीतिक करियर में तो सबसे बड़ा हाथ मेरे पिताजी का ही है। वही मेरे आइडल है, वही मेरे जिनको मैं मार्गदर्शक कहूंगा वही है। तो आगे बढ़ने में उन्होंने मुझे प्रेरित किया है। तो आप राजनीति में किस उद्देश्य से आए हैं? जी, मैं राजनीति नहीं कहूंगा। हम लोग लगभग 20 साल से, मेरा परिवार 20-25 सालों से वनी की धरती पर कई सारे सोशल काम, जिसको कहते हैं हम लोग सामाजिक उपकरण, वो हम लोग करते आए हैं। तो समाज की सेवा करना ये हमारा पहला प्राधान्य है और सामाजिक कार्य करते समय राजनीतिक पहचान बनती गई और उससे हम राजनीति से भी जुड़ गए। कुणाल जी, अभी आपने अपना परिचय देते समय कुछ सोशल फाउंडेशन की बात की, तो आप किस सोशल फाउंडेशन की बात कर रहे थे? जी, कई सारी सोशल फाउंडेशंस वनी में जिनके लिए हम लोग सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। उसमें से मेनली एक एनजीओ चला रहे हैं हम, जिसका नाम है पारसमल प्रेमराज फाउंडेशन। तो उसके अंतर्गत कई सारे सोशल कार्य जो हम करते आ रहे हैं, जैसे हम लोगों ने हेल्थ कैंप्स बहुत सारे ऑर्गेनाइज किए हैं, आई कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं। और हाल ही में अभी आपको मैं बताने में मुझे बहुत खुशी होगी कि लगभग 2000 पेशेंट्स के आंखों के मोतिया बिंदु के ऑपरेशन हमने करा लिए हैं अभी तक, जिसके लिए हमारे को कस्तूरबा हॉस्पिटल वर्धा का हमको बहुत साथ मिला। और लगभग 3500 लोगों को चश्मे भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उनको उपलब्ध कराए। और इन पेशेंट्स को वहां पर ले जाने से लेकर उनको उनके घर तक लाकर छोड़ना, इसकी सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं इन आई कैंप्स द्वारा। और हेल्थ कैंप्स में भी जैसे हम लोग लता मंगेशकर हॉस्पिटल नागपुर के साथ में हमारा इसमें बेसिकली टाई अप है, और गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती है उसके अंतर्गत उनकी पूरी फ्री शस्त्रक्रियाएं, मतलब
जितना भी उनका खर्चा, इवन इनको मेडिसिन का भी खर्चा हम लोग आने नहीं देते। महात्मा फुले योजना के अंदर मेडिसिन का खर्चा भी उनका हम लोग कवर करा कर देते हैं। और ऐसे लगभग 120 पेशेंट्स की मेजर सर्जरीज हमने अभी तक कराई है पारसमल प्रेमराज फाउंडेशन के अंतर्गत। और इसके अलावा कई सारे सोशल कल्चरल इवेंट्स हम लोग वनी में ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जिससे लोगों के हित में कुछ न कुछ हम अपना योगदान दे सके। बस यही हमारी उसके पीछे सोच है। तो ये पारसमल फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी? जी, पारसमल प्रेमराज फाउंडेशन बेसिकली पारसमल प्रेमराज जी चोरडिया, ये मेरे दादाजी का नाम है। Okay. तो मेरे पापा ने और मेरे बड़े पापा ने मिलकर इस फाउंडेशन की शुरुआत की और अभी मेरे पापा इस फाउंडेशन के अध्यक्ष है और मैं उसका सचिव पद संभाले हुआ हूँ। तो वैसे कुणाल जी, आपने ये जानकारी बहुत अच्छी दी। मुझे भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने सारे एक फाउंडेशन के माध्यम से इतने सारे कैंप्स लिए और गरीब लोगों की मदद की। तो मुझे भी अब बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक तो मुझे आपके बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन आपने ये बताया तो अब मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके साथ में मैंने एक सही व्यक्ति को अपने पॉडकास्ट में इन्वाइट किया हूँ और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। तो कुणाल जी, जैसे अभी आप नवनिर्वाचित पद पर आए हैं, जी। तो आप आगे चलकर वनी के लिए स्पेसिफिक वनी के लिए आगे आपका क्या विजन है? जी, कई सारे सेक्टर्स है जिसमें हमें काम करना है। जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गया, जो मेन मुझे लगता है कि शिक्षा हर चीज का मूल होती है। राइट। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो शिक्षा के वो जो केंद्र है जो वनी में है, जो लोगों तक प्रॉपर शिक्षा नहीं पहुंच पा रही, बच्चों को, युवाओं को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, जो शिक्षा केंद्रों की हमारे वनी में जो आप देखेंगे हालत कुछ ठीक नहीं है। लोग अपने बच्चों को स्कूल कॉलेजेस भेजने को नहीं देखते हैं क्योंकि अच्छे एजुकेशन फैसिलिटीज वहाँ अवेलेबल नहीं है और हर एक के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो बड़े बड़े शहरों में अपने बच्चों को भेज पाए। तो हमारा मुख्य जो अभी यहाँ से विजन है वो है शिक्षा केंद्रों को डेवलप करना। इसके लिए अभी गवर्नमेंट की स्कूल्स को हमने अपने फाउंडेशन के अंतर्गत हमने खुद अडॉप्ट किया है और वहाँ पर हम लोग उन बच्चों के लिए जो भी अच्छा कर पाए वैसे हम लोग प्राधान्य देने की उनको कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जो वनी में हम लोग एक अच्छा एजुकेशन फाउंडेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करे, ये लाने का मेरा विजन है। कुणाल जी, अभी आपने बताया पारसमल फाउंडेशन द्वारा आपने बहुत सारे इवेंट लिए, बहुत सारे सोशल काम भी किए हैं और अभी आप भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष है। वो पद पर नियुक्ति होने के बाद में भी आपने बहुत सारे काम किए हैं। तो क्या ये सब काम का आपको किसी प्रकार का कोई इनाम मिला है? जी, इनाम के तौर पे काफी अवार्ड्स मिले हैं। मेरे कार्यों का रिकॉग्निशन जो मुझे मिलना चाहिए था, तो उस तरह के रिकॉग्निशन के रूप में मुझे सरकार ने अभी आइडल ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड दिया था हाल ही में, जो नितिन जी गडकरी के हाथ से मुझे वो अवार्ड मिला। और उसके अलावा जो IBN लोकमत चैनल है उसके द्वारा भी विदर्भ आइकॉन का अवार्ड मुझे मिला, जो सुधीर भैया मुनगंटीवार जी के हाथ से मुझे मिला। ऐसे कई अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मुझे अपने काम के लिए मिले हैं और मेरा ऐसा मानना है कि ये अवार्ड और रिवॉर्ड मुझे इस काम को और दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ाने की मुझे एक प्रेरणा देते हैं। तो काफी अच्छा लगता है ये। तो जैसे आपने कुणाल जी शुरुआत में बताया, आपकी उम्र काफी कम है अभी जी। आप शायद 1995 के हैं। जी। तो आपको नहीं लगता आप बहुत कम उम्र में ज्यादा काम कर रहे हैं? जी, हो सकता है कि मैं उम्र से ज्यादा काम कर रहा हूँ, पर इसकी प्रेरणा मुझे मेरे परिवार में ही मिली है। बचपन से इसी एक वातावरण में जब मैं बड़ा हुआ तो पारिवारिक वातावरण ऐसा था कि दादाजी सोशल फाउंडेशन से जुड़े हुए थे, सोशल उपक्रम उनके वो चलते थे और पिताजी का जो पॉलिटिकल सफर था वो भी मेरे बचपन से ही मैंने देखा है। तो एक अच्छी लगन उस समय से ही मुझे लग गई थी और कॉलेज के दिनों में भी कई सारे छोटे-छोटे पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स हमने हैंडल किए थे। तो मैं मानता हूँ कि मेरे बचपन से ही इसकी शुरुआत हो गई थी और आज जो भी हूँ वो बचपन की उन सीखों की वजह से ही। मतलब आपने बचपन में सोच लिया था कि आगे चलकर मुझे राजनीति करनी है? जी, ऐसा भी कह सकते हैं आप।
कुणाल जी, हम जब अपने गेस्ट लोगों को बुलाते हैं तो पहले उनका रिसर्च करते हैं कि हमें किसे बुलाना है और कब बुलाना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि गेस्ट का भी समय हमें मिलना चाहिए। तो एक दिन मैं इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहा था। स्क्रॉल करते समय मैंने आपकी एक रील देखी और वो रील देखने के बाद में मैंने आपको मैसेज किया जी। और उस मैसेज का आपने मुझे तुरंत जवाब दिया। और वो मेरा मैसेज ऐसा था आपके लिए कि क्या कुणाल जी आप हमारे द पांडे जी पॉडकास्ट में आने के लिए इंटरेस्टेड है? आपने उसी वक़्त मुझे हाँ कहा। फिर उसके बाद में मुझे आपके बारे में कुछ रिसर्च करना था, तो वो रिसर्च करने के लिए मैंने आपकी प्रोफ़ाइल सर्च की। प्रोफ़ाइल में मैंने देखा कि वनी जैसे छोटे शहर में आप इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ कैसे मैनेज कर रहे हैं? और आपका इसके पीछे का क्या विज़न है? जी, बनी जैसे छोटे शहर में कई सारे मेगा इवेंट्स हम लोग लेते आए हैं। इसके पीछे विजन ऐसा ही था कि मैंने अपनी शिक्षा जो है, मैं अपनी एजुकेशन मैंने पूना से कंप्लीट किया था और पूना में जब मैं 10 साल रहा, तो उस दौरान मैंने कई बड़े इवेंट्स देखे और हमेशा से ऐसी इच्छा थी कि ऐसे इवेंट्स हमारे बनी शहर में भी हो, जहाँ कई सारे सेलिब्रिटीज़ आए, लोगों को उसका लाभ लेने को मिले। जब मैंने वनी में देखा तो ऐसे इवेंट्स कोई ऑर्गेनाइज़ नहीं करता था। तो वनी की धरती पे सबसे पहले ऐसे इवेंट्स की शुरुआत हमने की, जिसमें हमने वनी की धरती पे जब मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव समिति से जुड़ा और 2022 में उस समिति का जब मैंने पदभार संभाला, तब हमने शहनाज अख्तर, जो एक सुप्रसिद्ध भजन गायिका है, सबसे पहले उस सेलिब्रिटी को वनी में बुलाकर उनके भजन के कार्यक्रम का हमने आयोजन किया और लोगों ने उसको जो प्रतिसाद दिया, वो देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी वैसे काम करने की, उस तरह से काम करने की मुझे वहां से प्रेरणा मिली और मैंने फिर ठान लिया कि हर साल जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव समिति के ओर से एक इवेंट ऐसा हम लेंगे जिसमें कोई ना कोई सुप्रसिद्ध गायक को हम बुलाएंगे और ऐसे भजन जगराता का हम लोग आयोजन करेंगे। ऐसे ही कई सारे कार्य हमारे साथ में जुड़ते गए। जब हमने उसके बाद रास गरबा का आयोजन किया, रास दांडिया, जो वनी में अभी बहुत फेमस हो चुका है, तब लोगों ने कहा कि भैया गरबा में सेलिब्रिटीज आनी चाहिए। तो हम देखते थे कि कोई सेलिब्रिटी आते हैं, 2 मिनट स्टेज पर खड़े रहते हैं, हाथ हिलाते हैं और चले जाते हैं। मेरा विजन ऐसा नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि बस सेलिब्रिटी आए और वो गरबा में आकर स्टेज पर बस खड़े हो जाए और बस हाथ हिलाकर चल दे। मुझे लगता था कि सेलिब्रिटी आए तो वो लोगों से इंटरेक्ट करे, लोगों को किसी तरह का एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करे। वो जब आ रहे हैं तो लोगों को उनके साथ में पिक्चर खींचने का मौका मिले। तो पिछले ही साल रास दांडिया 4.0 जो सीजन हमने होस्ट किया था, उसमें हमने 3 सेलिब्रिटीज बुलाए थे और सब अलग अलग सेक्टर्स से थे, जिसमें सबसे पहले सोशल मीडिया के जो एक बहुत अच्छे सितारे माने जाते हैं, साहिल जी कड़क, साहिल कड़क, राइट जी, उनको हमने नागपुर से बुलाया था। वो हमारे विनती पर एक दिन में वो राजी हो गए। तो हमने उनको बुलाने का एक दिन पहले फैसला लिया और एक दिन में वो राजी होकर वो आए और उन्होंने जो लोगों से संवाद किया, जो उन्होंने लोगों को एंटरटेन किया, उससे लोग बहुत ही खुश हो गए। उसके बाद एक मशहूर फिल्म अभिनेता है मराठी फिल्म जगत की, रितिका जी श्रोत्री, अभी हाल ही में उनकी एक फिल्म आ रही है वड़ा पाव, जो मुझे लगता है कि मराठी फिल्म जगत में एक अच्छी फिल्म साबित होगी। और अभी रिसेंटली रेड 2 जी फिल्म में भी वो नजर आई थी। तो उनको भी हमने, जब मैं पूना में था तब उनसे मेरी पहचान हुई। तो जब मैंने उनको आने के लिए वनी आने के लिए निमंत्रित किया, तो उन्होंने भी मुझे यही जवाब दिया कि भैया मैं जरूर आऊँ। तो वो भी हमारे राज दांडिया 4.0 के लिए आए और सबसे बड़े जो मेगा स्टार हमारे वनी में आज तक शायद कोई आए नहीं होंगे, तो ऐसे संजू जी राठौड़, जो गुलाबी साड़ी गाना जो फेमस हुआ है महाराष्ट्र में, मैं बता रहा हूँ आपको कि
लोगों में इतनी खुशी की लहर दौड़ गई जब उनको पता चला कि संजू राठौड़ जैसा मेगा सिंगर हमारे वनी में आ रहा है। और ना सिर्फ लोगों को हाथ हिलाकर बाय करने के लिए, पर असल में वहां पर संजू राठौड़ 3 घंटे हमारे वनी की जनता के साथ रुके। एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक पूरा दिन हमारे फार्म हाउस पर उन्होंने स्टे किया और इतना अच्छा उनका स्वभाव था। मैं उनको आने वाले उनके सभी कार्यों के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और वनी की जनता के लिए जो उन्होंने मनोरंजन, जो वहां पर वनी की जनता के लिए जो धूम मचाकर वो वनी में गए, उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो कुणाल जी, आपको ये आइडिया कहाँ से आई थी कि वनी जैसे शहर में हमको बाहर के सेलिब्रिटीज बुलाना चाहिए? जी, जैसे कि मैंने कहा कि पूना जैसे शहर में रहने के बाद ये सेलिब्रिटी इवेंट्स कोई बड़ी बात नहीं होती। आए दिन हमको ये सेलिब्रिटीज के इवेंट्स और ये सब देखने के मौके मिलते थे। तो जब मैं वहां ये देखता था तो मुझे ऐसा हमेशा ऐसा फील होता था कि ऐसा हम लोग वनी में कर सकते हैं। और इसी के लिए हम लोग प्लानिंग, हर इवेंट के पीछे एक माइक्रो प्लानिंग होती है, एक अच्छी टीम वर्क होती है। तो जब वो टीम वर्क, वो माइक्रो प्लानिंग को लेकर हम लोग कोई इवेंट करते हैं तो हम लोग उसको हमेशा सक्सेसफुल बना सकते हैं। फिर वो छोटा शहर या बड़ा शहर ये मायने नहीं रखता। आप छोटे से छोटे शहर में एक अच्छी माइक्रो प्लानिंग के साथ, अच्छे टीम वर्क के साथ एक अच्छा इवेंट होस्ट कर सकते हैं और किसी भी सेलिब्रिटीज को आप वहां ला सकते हैं, कितने भी स्केल का इवेंट कर सकते हैं। बस आपके अंदर वो चाह होनी चाहिए, लोगों को वो चीज, जनता वो देख सके, ऐसा बस आपको अगर ध्येय है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कुणाल जी, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता पाएंगे कि आपका फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है? जी, फेवरेट सेलिब्रिटी तो जितने भी सेलिब्रिटीज वनी की मतलब जो वनी की धरती पर आए हैं, मैं समझता हूँ सभी मेरे फेवरेट ही रहे होंगे, क्यों इसीलिए मैंने उनको बुलाया और सभी विविध क्षेत्रों से थे। तो वैसे देखा जाए तो वनी के जब हमने T10 चैंपियंस लीग होस्ट की थी, एक क्रिकेट का, मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा टूर्नामेंट मैंने होस्ट किया है और उसके 2 सीजन अभी तक हो चुके हैं और तीसरा सीजन अभी हाल ही में 2-3 महीने में उसका आने जा रहा है। महाराष्ट्र में इतना बड़ा प्राइज का कोई लीग मेरे ख्याल से नहीं होगा जो T10 चैंपियंस लीग हम लोग होस्ट करते हैं। तो कितनी प्राइज होगी? जी, पहला इनाम 11 लाख का था, दूसरा 5 लाख, तीसरा 2.5 लाख और चौथा प्राइज 1 लाख रुपए का था। और इसके अलावा जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट था उसको यामाहा FZ बाइक थी। और मैं आपको बताने में मुझे बहुत खुशी होगी कि ये केवल और केवल वनी विधानसभा के लेवल पर हमने आयोजित किया था। तो अभी आने वाले समय में आप इससे बड़ा बख्शीश देने वाले हो? जी, बख्शीश बड़ा होगा या नहीं इसकी तो हमने अभी तक चर्चा नहीं की, पर टूर्नामेंट उससे बहुत बड़ा होगा इसकी मैं जरूर लोगों को आश्वासन दूंगा। नहीं, क्योंकि कुणाल जी, मैंने आपकी एक खासियत देखी है। आप अगर या कोई इवेंट लेते हो या किसी सेलिब्रिटी को बुलाते हो तो आप उसमें सस्पेंस बहुत अच्छा क्रिएट करते हो। जैसे मैंने आपकी एक रील भी देखी थी बीच में कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, इस टाइप से आपने रील वायरल की थी। वो भी एक ट्रेंड था जो मैंने कहीं देखा था कि एक सस्पेंस क्रिएट किया जा सकता है एक सेलिब्रिटी को लेकर। जब हम कोई इवेंट लेते हैं तो जनरली हम उसका प्रमोशन करते हैं, तो एक प्रमोशन स्ट्रेटजी बोल सकते हैं आप कि हमने ऐसा किया। और वनी की जनता को भी वो कुछ नया था कि बहुत दिन तक उनको पता नहीं चला कि कौन आ रहा है। तो जब हेमंत जी ब्रिजवासी आए थे तो उनके लिए हमने ये सस्पेंस क्रिएट किया था। और जैसे कि आप मुझे पूछ रहे थे कि मैं आपका फेवरेट सेलिब्रिटी कौन, तो मैं आपको T10 का जिक्र इसलिए किया कि T10 के दौरान जिसने वनी में पूरी धूम मचा दी थी, आज तक वनी में उनके इवेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। लगभग 25 से 30 हजार जनता जो उस ग्राउंड पर समा भी नहीं पा रही थी, इतना बड़ा इवेंट वो हुआ था। T10 चैंपियंस लीग का ओपनिंग इवेंट था। और जैसे आपने देखा होगा कि IPL की ओपनिंग सेरेमनी होस्ट करी जाती है, राइट, वैसा T10 चैंपियंस लीग का ओपनिंग सेरेमनी हमने किया था। और महाराष्ट्र की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है गौतमी पाटिल, राइट, उनको लाने पर मुझे कई लोगों ने काफी विरोध किया, पर फिर भी इतने विरोध के बाद में भी मैंने उनको लाया। और जिस आदर के साथ और जिस सम्मान के साथ उन्होंने वहां उस कार्यक्रम की लाज रखी, मैं उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट, गौतमी पाटिल जी के इतिहास का सबसे सक्सेसफुल इवेंट वनी का हुआ, ये बताने में मुझे बहुत खुशी हुई। तो आने वाले समय में कौन सा सेलिब्रिटी आएगा?
जी अभी द तो पांडे जी पॉडकास्ट की एक खासियत है, जी कम से कम लोग आपका ये सस्पेंस तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हर बार आप सस्पेंस में रखते हैं, मगर हमारे द पांडे जी पॉडकास्ट के माध्यम से एक काम आप कीजिए, नेक्स्ट सेलिब्रिटी कौन हो सकता है उसका हिंट तो भी दे दीजिए। जी कई सारे सिंगर्स से हमारी बात चल रही है जो अगले साल जन्माष्टमी में आने के लिए अभी उत्सुक है। उसमें से एक है साचित जी टंडन और परंपरा जी टंडन। उनसे अभी हमारी अगले साल के लिए बात चल रही है। और हेमंत भैया ब्रिजवासी जब अभी आए थे वनी में, तो उन्होंने वनी में एक अलग ही धूम मचा दी थी। पर बरसात होने के कारण कुछ लोग उस कार्यक्रम में आ नहीं पाए, तो लोगों की ऐसी तीव्र इच्छा थी कि उनका भी वनी में एक और शो होना चाहिए। तो हेमंत जी ब्रिजवासी को भी वनी में दोबारा लोगों को सुनने का मौका जल्दी मिलने वाला है। श्याम मंदिर जो वनी में अभी बना है, श्याम धाम, वहां पर एक अच्छा जगराता होने जा रहा है और जल्दी ही हेमंत जी ब्रिजवासी उस जगराते के लिए वनी में आने। तो हमारे दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा, अगर आप कुणाल जी को फॉलो करते हैं और आप हमेशा देखते होंगे कि कुणाल जी हमेशा सेलिब्रिटियों के लिए सस्पेंस रखते हैं, लेकिन हमने इस बार सेलिब्रिटियों का सस्पेंस खत्म कर दिया है और कुणाल जी ने खुद बताया है कि अगले बार कौन से सेलिब्रिटीज आने वाले हैं। तो इस कारण आप ये पॉडकास्ट पूरा देखिएगा, जिसमें हमने कुणाल जी के कामों के बारे में जिक्र किया है और उन्होंने आज तक जितने भी काम सफल किए हैं और आने वाले समय में कौन से काम करने वाले हैं, ये वाली बात भी हम कुणाल जी से अभी करने वाले हैं। तो ये पॉडकास्ट आप जरूर देखिए, सिर्फ और सिर्फ कुणाल जी के लिए। कुणाल जी, अभी आपने अपने बारे में बहुत सारी जानकारी दी, आपने सोशल फाउंडेशन के बारे में भी बताया आपके, और आपके जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पद के बारे में भी आपने बताया। तो अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप आगे चलकर किसी प्रकार का कोई चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव आने वाले हैं। जी मैं यही कहूंगा कि पार्टी ने अगर मुझे ऐसी जवाबदारी दी और पार्टी को अगर ऐसा लगता है कि मैं उस चीज के लिए आइडियल कैंडिडेट हूँ, तो जरूर अगर ऐसा मौका मिला तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। पर मेरा ऐसा कोई चुनाव के लिए मैं ये सब करता आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वनी की जनता के लिए काम करता आया हूँ। मैंने इस चीज की प्रेरणा अपने पिता से ली है कि बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल स्वरूप अगर चुनाव का अपॉर्चुनिटी अगर भारतीय जनता पार्टी में मुझे ऐसी मिलती है लड़ने की, तो हाँ जरूर मैं लड़ना चाहूँ। तो आपकी उम्र तो अभी काफी कम है, जी तो क्या आपको लगता है ये सही समय है चुनाव लड़ने का? जी, आप ही ने कहा था कि आपने कम उम्र में काफी कुछ अचीव कर लिया है, हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है उम्र मायने नहीं रखती। आपके काम करने का जज्बा मायने रखता है। आप लोगों को क्या दे सकते हैं, आप लोगों की किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। मैं तो ऐसा कहूंगा कि अगर मेरी उम्र कम है तो मेरे पास लोगों की सेवा करने के लिए काफी ज्यादा समय है, तो मैं ये बिल्कुल करना चाहूंगा। तो एक युवा जोश के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। तो आप कौन सा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? जी मैंने आपको कहा कि मैं कोई चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं कर रहा। पार्टी को जिस भी चुनाव में, जिस भी पद के लिए पार्टी मेरा अगर चयन करती है, तो पार्टी मुझे अगर मौका देती है, तो बिल्कुल मैं जो भी जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करूंगा। लेकिन आप जिस प्रकार से आपके कार्यों के बारे में बता रहे हैं, तो ये तो एक आमदार लेवल के व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करते, जैसे आपके एक सोशल फाउंडेशन के बारे में आपने बताया, तो उसमें आपने काफी लोगों के ऑपरेशंस किए हैं, गरीब लोगों को काफी मदद की है, उसके बाद में अभी बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज को बुला के आपने इवेंट लिया है, तो ये तो एक बड़े-बड़े आमदार लेवल के लोग करते हैं। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कुणाल जी आमदार का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं? जी ये बात आप पार्टी पे मत छोड़िए। जी इतनी अभी तक मेरी महत्वाकांक्षाएं नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब राजनीति में होते हो तो आपको हर चीज की चाह होती है, पर अभी तक मेरी इतनी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है। अभी तक जो कार्य मैंने किए हैं वो मैंने सिर्फ जनता के लिए और वनी की जनता को क्या अच्छा दे सकूं उस हित से किए हैं। फलस्वरूप मैंने जैसे कि आपको कहा कि जो भी सेवा जनता की मुझे करने का मौका मिलेगा, आमदारी क्यों, फिर उससे ऊपर भी जाने का अगर मौका मिला तो बिल्कुल
मैं समझता हूँ कि वो भी एक सेवा, वो पद भी सेवा करने का एक ज़रिया ही है, एक मौका ही है। तो आज मैं जो काम वनी की जनता के लिए कर रहा हूँ, कल हो सकता है कि मैं बड़े लेवल पर, बड़े पदों पर करूँ। जो भी अपॉर्च्युनिटीज़, जो भी मौके मुझे भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिलेंगे, या फिर जो आप कहते हैं पब्लिक डिमांड जिसको हम कहते हैं, कि जैसी जनता की डिमांड होगी, जैसी जनता की इच्छा हो, वैसे मैं कार्य करने के लिए बिल्कुल रेडी। तो कुणाल जी, आपको क्या लगता है कि वनी में कौन सी चीजों की कमी है अभी हाल फिलहाल के सिचुएशन में? जी, पहले तो मैंने आपको बताया था कि शिक्षा का एक मुद्दा था। हुँ। उसके अलावा वनी में कई ऐसी चीज़ें हैं जो फैसिलिटीज़ अभी तक जिसको कहेंगे हम लोग शहर में अवेलेबल है, वो वनी की लेवल पर अभी तक लोगों को मिल नहीं रही है। अभी तक मैं आपको बता दूँ, वनी में पानी की समस्याएँ अभी तक चल रही है। लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं अभी तक मिल पा रहा। इलेक्ट्रिसिटी को लेकर लोगों की काफ़ी समस्याएँ हैं। बिजली विभाग जो वनी का हमारा है, वो अभी तक इतना परिपूर्ण नहीं है कि लोगों को 24 घंटे बिजली दे रहा हो। कोशिश हमारी गवर्नमेंट बहुत कर रही है उसके लिए, उसमें कोई दो राय नहीं। पर जो इक्विपमेंट्स, जो चीज़ की ज़रूरत होती है, जो वनी के शहर में होने चाहिए, और जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करी जा रही है, वो वनी तक पहुँचाना, ये एक सबसे बड़ी बात है। तो उसमें कहीं न कहीं हमारा वनी पीछे रह गया है। तो आने वाले समय में मैं देखता हूँ कि उन क्षेत्रों में मुझे काफ़ी कार्य करना है। तो कितने देर ऐसे बिजली आती है वहाँ पर? जी, कितनी देर आपने अगर पूछा, तो अभी तो जब गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आ रही है उसमें 24 घंटे बिजली देने की गवर्नमेंट पूरी-पूरी कोशिश कर रही है। पर जब अब बरसात का जो मौसम चल रहा है, उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंट पावर कट्स हो रहे हैं, जो पुरानी बिजली की लाइनें जो अभी तक यूज़ हो रही है, उसकी वजह से फ्रीक्वेंट पावर कट्स हो रहे हैं, और उसकी वजह से वनी की जनता को काफ़ी त्रास हो रहा है। तो आने वाले समय में अगर आप और कोई इलेक्शन जीतते हैं या आप कोई बड़े पद पर जाते हैं, तो आप ये समस्याओं का निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे? जी, बिल्कुल। अगर मैं किसी पद पर रहा या नहीं रहा, वनी की जनता की जिस प्रकार से सेवा करते आएगी, मैं पूर्ण रूप से उस तरह की सेवा उनकी करूँ। तो क्या आप अभी हाल ही के सिचुएशन में उस मुद्दे पर कभी किसी से कोई चर्चा या उसके लिए कभी कोई आपने एक्शन लिया है? जी, बिल्कुल। बिजली विभाग को लेकर हमने अभी हाल ही में हमारे वनी के जो तहसीलदार हैं, उनको एक निवेदन पत्र दिया था। और जब सीएम साहब हमारे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में अभी हाल ही में वो आए थे, तो हमने वनी के जो हमारे माजी आमदार साहब हैं, उनके ज़रिए भी उन तक निवेदन पहुँचाया। और कई सारी उसमें से बिजली की ही नहीं, वनी की कई सारी समस्याओं को लेकर हमने लोगों के निवेदन हमने उन तक पहुँचाए, और इसी रूप से अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो मतलब अभी भी वनी में बहुत सी दिक्कतें हैं। जी। कुणाल जी, आपने अपने इवेंट्स के बारे में तो काफ़ी सारी जानकारियाँ दी। लेकिन आपकी इस रील स्क्रॉल करते वक़्त मैं देख रहा था कि आप जो भी कार्यक्रम लेते हैं, वो त्योहारों के बिहाफ़ में, यानी जिस समय पे जो त्योहार होता है, उस समय पर लेते हैं। उसकी क्या वजह है? और उसके पीछे आपकी क्या भावना है? जी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कई सारी धार्मिक ऐसी संस्थाएँ हैं, जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं पुणे से लौटा, तो उसके बाद 2022 में जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव समिति का मैंने अध्यक्ष पद संभाला। श्री सतवाई माता नवरात्रि उत्सव समिति का मैं अध्यक्ष पद हूँ। और उसके अलावा श्री राम जन्मोत्सव समिति जो हमारे वनी की थी, उसमें भी 2022 में मेरे पिताजी जब अध्यक्ष थे, और राम मंदिर का एक निर्माण की जो जोत चल रही थी, तो उस समय जब ये धारणा मेरे पिताजी लेकर चल रहे थे, तो उन्होंने मुझे हिंदू धर्म का प्रचार लोगों में कैसे कर सकते हैं, हिंदू धर्म को लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, तो इन त्योहारों का उसमें मुझे महत्व समझाया। तो ये त्योहारों के ज़रिए मैं लोगों को क्या नया दे सकता था, उस पर मैंने काफ़ी सोच विचार किया।
मुझे बताते हुए बहुत खुशी होगी कि जब हम इस त्योहारों को वनी में मनाते हैं तो एक अलग ही ढंग से मनाते हैं। जन्माष्टमी के लिए मैंने आपको बताया कि हम हर साल एक बहुत बड़े भव्य जागराता का आयोजन करते ही है, और वो मात्र एक दिन का कार्यक्रम हो गया। और सभी लोग जन्माष्टमी केवल एक दिन मनाते हैं, हम लोग 4 दिन मनाते हैं। उसमें हमारी जन्माष्टमी उत्सव की एक महिला समिति भी है, जिसकी अध्यक्षा मेरी खुद की धर्मपत्नी ख्याति जी चौरडिया है। महिला समिति द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम पूरा आयोजित किया जाता है। दूसरे दिन वहां श्री कृष्ण भवन, जो मंदिर हमारा अमृत भवन परिसर है, वहां पर हम श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं। तीसरे दिन हम लोग इस भव्य जगराता का आयोजन करते हैं, और जन्माष्टमी की जो हमारा जो कार्यक्रमों की हम लोग समापन जो है, उसका समापन हम लोग एक बहुत ही भव्य शोभा यात्रा से, ऐसी शोभा यात्रा जो वनी की सबसे बड़ी शोभा यात्रा है। आप किसी से भी वनी में अगर पूछ लोगे, नहीं, मैंने रील तो देखी है वैसे जी, तो कई सारे दिखावे, कई सारे नाट्य रूपांतरण और कई सारी अलग अलग झांकियां आपको उस शोभा यात्रा में देखने को मिलेगी। बाजे गाजे के साथ, डीजे के साथ, पूरे भक्तिमय वातावरण में हम लोग उस शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं। और मैं मानता हूँ कि जब हम शोभा यात्रा निकालते हैं तो पूरा वनी उस समय थम सा जाता है, और पूरे वनी में सिर्फ एक ही चीज चलती रहती है, और वो शोभा यात्रा होती है। जन्माष्टमी के बाद जब पोला आता है, तो मैंने कहीं देखा कि पोला की भी जो विशेषताएं है, जो बड़े पोलों को तो महत्व होते हैं जी की बैलों की लाकर पूजा करते हैं, वो हमने देखा ही है। वो एक विशिष्ट कार्यक्रम होता है, और हर साल हमारे जो किसान बंधु है वो सब लोग उस कार्यक्रम को मनाते ही। पर एक ताना पोला का एक कार्यक्रम होता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हमारे घर पर पहले छोटे छोटे बैल सजा कर लाते थे, उनकी पूजा करते थे। हमारे बचपन में तो हमने वो बहुत किया, कहीं वो भी लुप्त हो गया था। तो ऐसे ताना पोला के निमित्त से हम लोग एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें हम लोग अच्छी उत्कृष्ट सजावट वाली बैलों को, जो छोटे छोटे बच्चे सजा कर लाते हैं, हम लोग सभी को प्रोत्साहन पर बख्शीश देते हैं। और जो सबसे उत्कृष्ट 21 ऐसे बच्चे हमने इस बार चुने थे, उनको 21 साइकिलों का हमने बांटा। तो कहीं ना कहीं उससे त्योहार को फिर से एक नई पहचान मिली, लोगों का उसका उत्साह बढ़ा, हिंदू धर्म का उसमें प्रचार प्रसार हुआ, और वो त्योहार मनाने की बच्चों की वो जो उत्सुकता थी वो वापस आई। मैं आपको बता दूं कि लगभग 1000 पार्टिसिपेंट्स उस त्योहार के निमित्त से वहां पर अपने नन्हे मुन्ने बच्चों ने बैल सजा कर लाए थे। उसकी भी आप एक वीडियो, एक रील के जरिए आप लोग इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। उस पोले के बाद से नवरात्रि का ये उत्सव आता है। नवरात्रि के उत्सव में हम लोग रास दांडिया वनी में आयोजित करते आए हैं। तो रास दांडिया के अभी तक 4 सीजन हो चुके हैं। इस बार चारों सीजन आपके नेतृत्व में जी बिल्कुल, चारों सीजन तो मैंने और मेरे पिताजी के नेतृत्व में ये कार्यक्रमों का आयोजन किया, और इसके लिए हमारे साथ हमेशा जेसीआई वनी की एक सोशल फाउंडेशन है, वो भी हमारे इस इवेंट में काफी साथ देती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो इवेंट्स हम लोग होस्ट करते हैं, ये जो कार्यक्रम हम लोग होस्ट करते हैं, इसमें टीम वर्क बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी चीज होती है माइक्रो प्लानिंग, राइट, और उसके बाद लगता है टीम वर्क, और फिर तीसरी चीज होती है एफर्ट्स। जब 3 चीजों का कॉम्बिनेशन करके आप कभी भी किसी भी कार्यक्रम को आप जब करोगे, तभी वो सफल हो पाता है। तो ऐसे सब टीम वर्क वाले लोग हमारे पास है, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हम लोग होस्ट कर पाते हैं। और जैसे कि मैं कह रहा था कि नवरात्रि के दिनों में ये जो रास दांडिया का आयोजन किया जाता है, पूरे 9 दिन वहां उपस्थित रहकर, वहां ऑन ग्राउंड उपस्थित रहकर वनी की सबसे भव्य दांडिया हम लोग आयोजित करते हैं। इस साल किसी कारणवश और बहुत व्यस्तताओं के कारण इस साल मुझे बहुत खेद है कि मैं वनी में दांडिया का आयोजन नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे वरुण देवता आप देख ही रहे हैं किस तरह से बरसते जा रहे हैं। हमने काफी
कोशिश की, और इस साल हमने वो आयोजन स्थगित किया। और पर मैं आपको बता दूं कि जो इस साल की कसर है वो अगले अगले साल साल हम पूरी पूरी होगी। करने वाले हैं। तो राज दांडिया सीजन 5 जब आएगा तब आप बोलोगे कि वनी की ही नहीं, हमारे पूरे विदर्भ की सबसे बड़ी दांडिया वनी में होने जा रही है। तो इसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जब त्योहारों का जो महत्व खो गया था, वो जब हम ऐसे आयोजन करते हैं तो एक उत्साह, एक उमंग लोगों के मन में आती है, और त्योहारों का महत्व बढ़ता है। और कहीं न कहीं इससे हमारे हिंदू धर्म का प्रचार-प्रसार भी काफ़ी होता है। तो एक अच्छी धारणा, लोगों को एक समूह में बाँधना, हिंदू धर्म से जोड़ना, इसका हम प्रयत्न करते हैं। तो स्थानिक लोगों का भी आपको फुल सपोर्ट होता है? जी बिल्कुल, आप हमारे कार्यक्रमों की उपस्थिति देख सकते हैं, लोगों का उत्साह देख सकते हैं। लोग साल भर हमारे इन कार्यक्रमों के लिए लोग वेट करते हैं कि कब आएगा ये सीज़न, कब आएगा, कब हमको जन्माष्टमी मनाने मिलेगी, कब हमें नवरात्रि में गरबा करने मिलेगा, कब हमें छोटे-छोटे बच्चों को ये ताना-पोला का जो मैंने आपको कहा, कब हमारे लिए ये अपॉर्च्युनिटी लेकर ये लोग आएँगे। लोग इसका इंतज़ार करते हैं। तो उत्सुकता लोगों में बढ़ती जा रही है इन त्योहारों को लेकर। अब तो मैं भी एक्साइटेड हो गया हूँ। जी। एक बार मैं भी ज़रूर आऊँगा। कुणाल जी, अब तो आपकी एक नेता वाली पर्सनैलिटी बन चुकी है। आपने इतने सारे कार्यक्रम लिए हैं, सारी चीज़ें ली हैं, तो आपके दोस्त लोग भी आपको क्या नेता ही समझते हैं या फिर अभी भी नहीं, मज़ाक मस्ती ऐसा कुछ चलते रहता है? आपने ये बात कही तो मुझे सच में हँसी आ गई कि एक्चुअली मेरे दोस्त लोग मुझे नेता बनकर चिढ़ाने लगे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि अभी तक मतलब मेरे दोस्त मुझे काफ़ी अप्रोचेबल समझते हैं। हम लोग रोज़ साथ में हमारा बैठना है, हम लोग रोज़ काफ़ी सारी बातें करते हैं। पॉलिटिकल जीवन में इतनी जल्दी शुरुआत करने के लिए कहीं न कहीं वो मेरी हँसी-ठिठोली ज़रूर उड़ाते हैं, पर मैं मानता हूँ कि वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और कई सारी आइडियाज़, कई सारे नए फंडामेंट्स वो रोज़ जब हम लोग बातें करते हैं, तो उसमें से कई सारे आइडियाज़ निकल कर आते हैं। हुँ। तो काफ़ी सपोर्टिव है मेरे दोस्त इस मामले में। हँसी-मज़ाक की बात अलग है, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं सभी लोग साथ में, और मैं मानता हूँ अभी तो काफ़ी उम्र है उस मस्ती की भी, पर काफ़ी सपोर्ट करते हैं सच में। आप अपने दोस्तों के लिए कोई एक वर्ड बोलना चाहेंगे, जो हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से अपने दोस्तों तक पहुँचा सके? नहीं, मेरे दोस्त हमेशा ऐसा कहते रहते हैं कि नेता बनने के बाद मुझे भूल मत जाना। तो सभी दोस्तों को एक ऑटोग्राफ ज़रूर दूँगा मैं आपके। यही एक दोस्ती की निशानी है। जी। कुणाल जी, बातों-बातों में तो मैं भूल ही गया। आपने कुछ देर पहले स्पोर्ट्स के बारे में कुछ बताया था, तो उस पर मैं कुछ सवाल करने वाला था, उस समय पर मैं भूल गया हूँ। तो आपका वो स्पोर्ट्स लेने के पीछे का क्या उद्देश्य था? जी, स्पोर्ट्स में जो टी10 चैंपियंस लीग का मैंने आपको ज़िक्र किया था, और टी10 चैंपियंस लीग जो हम लोग वनी में आयोजित करते हैं, मैंने आपको कहा कि महाराष्ट्र की सबसे मेगा लीग हुँ। हम लोग आयोजन करते हैं, और केवल वनी विधानसभा के प्लेयर्स के लिए हमने ये आयोजन किया। मेरी उसके पीछे की यही भावना थी कि वनी विधानसभा के जो प्लेयर्स थे क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट जगत में अभी आप देख रहे होंगे कि आईएसपीएल जैसे बड़े-बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, जहाँ सेलिब्रिटीज़ टेनिस क्रिकेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वहीं के जो प्लेयर्स थे उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा था। कई प्लेयर्स मेरे पास आए और मुझे बोले कि भैया आप लोग हमको वहाँ तक हम पहुँचे कैसे? तो ये लीग वो एक माध्यम बन सकती थी कि इनका क्रिकेट यूट्यूब के माध्यम से हो, या कई जो क्रिकेटर्स को हम लोग वीसीए में प्रमोट कर रहे थे, तो उस माध्यम से हो, जो क्योंकि जिन क्रिकेटर्स को हमने यहाँ वनी में खिलाया उसमें से कई क्रिकेटर्स अभी वीसीए के अंडर में ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये देखकर बहुत खुशी होती है। तो आईएसपीएल के लिए भी मैं बिल्कुल आशा करता हूँ कि जब उसका अगला सीज़न होगा, तो शायद कोई ना कोई वनी का खिलाड़ी उसमें खेलता हुआ नज़र आएगा। और बस मेरी इतनी आशा है कि बस उसे इस चीज़ का एहसास रहे कि उसको हमने ये प्लेटफ़ॉर्म दिलाया। तो वे वाक़ई वनी के लिए कर वनी के उन प्लेयर्स के लिए वो चीज़ आयोजित करके बहुत खुशी हुई। और
क्रिकेट के जरिए लोगों ने जो मुझे प्रेम दिया, मैंने देखा कि क्रिकेट की दीवानगी तो आप जानते ही हैं हमारे देश में कैसी है। मैं आपको मुझे बताने में बहुत खुशी होगी कि हमारी मैचेस रात को 2-2, 3-3 बजे तक चलती थी और 2-2, 3-3 बजे तक हजारों की तादाद में पब्लिक वहां बैठकर वो मैचेस देखा करती थी। इसका सीधा प्रचार प्रसार यूट्यूब के माध्यम से हमने, आप लोग WDZ के चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि लोगों को ये लाइव कंटेंट देखने को मिलेगा। तो वाकई आप देख सकते हैं वीडियोस के जरिए कि कैसे लोगों की दीवानगी, कैसे लोगों का हुजूम क्रिकेट के उस स्टेडियम में नजर आ रहा है। और वनी का वो जो ग्राउंड है वो सिर्फ एक ग्राउंड नहीं रहता, ऐसा लगता है कि एक मेला लग चुका है। भव्य आयोजन। 10 से 11 दिन का आयोजन होता है और वाकई इतने शानदार खेल का आयोजन होता है कि आप लोग वो मैचेस का स्तर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो रहा है। क्योंकि हम लोग उसमें, मैंने जैसे भी पहले भी कहा कि मेरे सारे इवेंट्स में आपको माइक्रो प्लानिंग नजर आएगी। हम लोग इतनी सी भी जगह नहीं छोड़ते किसी चीज के लिए। आप वनी जैसे शहर में थर्ड अंपायर द्वारा दिए गए डिसीजंस तक और रिव्यू सिस्टम तक आपको उस क्रिकेट के उस मैदान में नजर आएगा। और स्क्रीन्स जो लगी होती है उस पर उसका वहां पे लाइव हम लोग करते हैं, तो लाइव स्क्रीन्स पर भी आप लोग वहां पर स्टेडियम में बैठ के आप लोग वो मैच देख सकते हैं। हम लोग उस ग्राउंड को पूरा स्टेडियम के फील में कन्वर्ट कर देते हैं और अंडर लाइट्स ये टूर्नामेंट होता है। और ये T10 जो फॉर्मेट है ये भी हमने वनी में पहली बार इंट्रोड्यूस किया और IPL के जैसा पूरे नियमों से इसका आयोजन है। तो ये सब प्लानिंग करने में कितने दिन लगते हैं आपको? जी मैं आपको बता नहीं सकता कि T10 के लिए लगभग हमको 3.5 महीने का प्रिपरेशन लगता है। उसमें सबसे पहले महीने में हम लोग ऑक्शन होस्ट करते हैं। ऑक्शन द्वारा टीम्स में हम लोग एक एक आइकॉन प्लेयर की हम लोग चुनाव करते हैं और वो आइकॉन प्लेयर्स की जोड़ी को हम लोग आइकॉन्स में सेल ऑफ करते हैं। तो वनी के ही लोग जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो बिजनेसमैन टाइकॉन लोग हैं, वो आकर वो टीम्स खरीदते हैं और उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो उनसे उनकी जो प्लेयर्स लोगों की आमदनी है वो भी हो रही है और प्लेयर्स लोगों को मिलने वाला एक भी पैसा हम लोग नहीं लेते। अच्छा। जो भी आयोजन हम करते हैं वो अपने दम पर, अपने खर्चे पर करते हैं। किसी तरह की स्पॉन्सरशिप तक उस लीग को हम लोग नहीं लेते। टोटल कंप्लीट हमारे बैनर के अंडर में वो आयोजन हम लोग करते हैं। पूरा प्राइस इज ऑल स्पॉन्सर्ड बाय पारसमल प्रेमराज ज्वेलर्स, जो कि मेरा बिजनेस है। अरे जी। और ये जो लीग है, इस लीग में इतने शिस्तबद्ध पद्धति से ये लीग का आयोजन होता है, डिसिप्लिन के साथ। हाँ बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ। 10 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करती है। सबसे पहले मैंने बताया आपको ऑक्शन होता है। ऑक्शन के बाद में प्लेयर्स का एक सेपरेट ऑक्शन होता है। प्लेयर्स का ऑक्शन होने के बाद में उनकी किट्स हम लोग बनाते हैं। किट्स भी आप देखेंगे कि IPL लेवल की किट्स को भी फेल कर दे, इतनी प्यारी किट्स डिजाइन होती है। और उसके बाद ये टूर्नामेंट जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग इतनी बड़ी ओपनिंग सेरेमनी IPL की जैसे होस्ट करते हैं। तो पूरा एक IPL का एक क्रिकेट फेस्टिवल का हम लोगों को एक मनाने का मौका देते हैं। प्लेटफॉर्म इस तरह का प्रोवाइड करते हैं कि वो क्रिकेट नहीं सेलिब्रेट कर रहे, वो क्रिकेट का एक त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा लोगों को फील होता है। और ये आयोजन हम सिर्फ क्रिकेट के स्पेसिफिक नहीं रखना चाहते। ऐसे कई और खेल है जिनमें ऐसे आयोजन हम लोग करने की इच्छा रखते हैं। अभी हाल ही में हमने कबड्डी का भी ऐसा ही आयोजन किया था। तो कबड्डी की भी फील्ड में हम लोग ऐसे आयोजन कर रहे हैं और आने वाले स्तर पे उसको भी हम लोग ग्रैंड लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि स्पोर्ट्स स्किल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट है। राइट। और एक अच्छा फ्यूचर स्पोर्ट्स में आज मेरे हिसाब से बाकी करियर्स जो है उसमें से स्पोर्ट्स में उससे भी ज्यादा ग्रोथ है। राइट। उससे भी ज्यादा उसमें करियर के साथ में मैं कहूँगा पैसा भी बहुत है स्पोर्ट्स में। राइट। तो लोगों की कमाई का एक अच्छा जरिया बन सकता है। और अगर चुनिंदा लोगों को अगर मेरे जरिए वो मदद मिल रही है तो मुझे उससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। कुणाल जी, अपनी राजनीति के बेस पे और आपके सोशल फाउंडेशन के बारे में बहुत सारी बातें हो गई। आपने आपका एक बिजनेस के बारे में जिक्र किया है, पारसमल का कुछ बिजनेस आपने बताया, उसके बारे में थोड़ी जानकारी अगर आप दे सके तो हमारे युवाओं के लिए बहुत बेहतर होगा। जी, पारसमल प्रेमराज ज्वेलर्स के नाम से हमारा बिजनेस है। लगभग 109 वर्ष उस बिजनेस को अभी पूरे हो गए हैं।
मेरे दादाजी के पिताजी ने वो बिजनेस की शुरुआत की थी और पीढ़ी दर पीढ़ी से ये बिजनेस चलते आ रहा है और मुझे बहुत खुशी होती है कि अभी मेरे पिताजी ने इस बिजनेस की बागडोर मेरे ऊपर छोड़ी है। वैसे काफी दिक्कत होती है कि राजनीति और बिजनेस को बैलेंस कर कर चलना, राइट। पर मेरा ऐसा मानना है कि जो जगह आपको आपको आधार दे, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, वैसी जगह पर आपको सबसे ज्यादा समय देना पड़ता है। तो बिजनेस इज मस्ट। अगर बिजनेस से कमाएंगे तभी ये सब कर पाएंगे, ऐसा ही मेरा मानना है। तो भगवान की दया से और मेरे पूर्वजों की दया से जो ये पीढ़ियों का बिजनेस मुझे मिला और मैं आशा करता हूँ कि मैं उसको अच्छे ढंग से आगे बढ़ा पाऊँ और उसको आने वाले समय में उसमें भी कुछ अच्छी उपलब्धि हासिल करूँ। तो आपके लिए ज्यादा मुश्किल क्या है, बिजनेस या राजनीति? जी वाकई बिजनेस जो है वो मुश्किल है, पर मेरे पूर्वजों ने उसको काफी आसान बना दिया था मेरे लिए। तो अगर आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो काफी मुश्किल होता है, पर हाँ मेरे लिए राजनीति थोड़ी मुश्किल है अभी के सिचुएशन में जी। क्यों? राजनीति में आना ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था। मेरे पिताजी का राजनीति से जुड़ा होने की वजह से कहीं ना कहीं मैंने इसमें सफर शुरू किया, पर परिवार वालों का ऐसा मानना था कि जब आप राजनीतिक सफर पर निकल चलते हैं तो कहीं परिवार पीछे छूट जाता है। तो ऐसे समय और उनका ऐसा भी मानना था कि कई राजनीतिक इस सफर के दौरान कहीं इसका प्रभाव हमारे बिजनेस पे ना पड़ जाए। तो जैसे कि मैंने कहा कि बैलेंस बनाकर चलना बड़ा मुश्किल होता है, तो मेरे लिए बिजनेस के बाद अब राजनीति चुनना थोड़ा मुश्किल है। तो आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे द पांडे जी पॉडकास्ट के माध्यम से? युवाओं को मेरा इतना ही संदेश है कि खुद पर भरोसा रखिए। आपका फ्यूचर है आपके खुद के हाथ में। कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है, उसमें मुझे लगता है आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज है और उसके बाद आती है मेहनत। आत्मविश्वास और मेहनत को साथ में मिला दो तो बस फिर क्या देखना। आपके बारे में एक चीज बहुत अच्छी लगी कि आप बिजनेस भी बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं और राजनीति भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जिस प्रकार से अभी आपने सारी जानकारी दी है। तो आप थोड़ा सा हमारे युवाओं को बिजनेस के बारे में कुछ आइडिया दीजिए। जी, युवाओं को बिजनेस में अगर कोई भी मार्गदर्शन की जरूरत है तो वो बेझिझक आके मुझसे मिल सकते हैं। मैं उनका हर तौर पे उनकी मदद करने की कोशिश करूंगा। जब आप किसी भी तरह के बिजनेस को करें तो उसमें आपको बहुत ही जल्दी यश मिले इसकी आप लोग धारणा ना रखें, क्योंकि किसी भी बिजनेस के स्टार्ट में हमको ऐसा लगता है कि ये बस चल पड़े और हमारी तो बस निकल पड़ेगी। ऐसा नहीं होता। जब हम किसी भी बिजनेस को, किसी आइडिया को, किसी स्टार्टअप को लेके आगे बढ़ते हैं तो कई सारी दिक्कतें हमको फेस करनी पड़ती है, कई मुसीबतें आती है। मैं ज्वेलरी से जुड़ा हूँ तो आप आजकल देख ही रहे होगे कि गोल्ड की जो रेट है, जो मार्केट है, वो इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि उसको मैनेज करने में भी हमको काफी दिक्कतें आती है। पर चलिए, भगवान की दया से हम लोग काफी साल से इस फील्ड में मेरे परिवार काम कर रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत अभी हमें महसूस नहीं हो रही। पर जो युवा ऐसे किसी भी बिजनेस में उतरने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने उसका कंप्लीट पहले आप लोग जायजा ले ले, उसके बारे में एक पूरी प्लानिंग बैठा ले और उसी के बाद में उस बिजनेस को करने के बारे में सोचे। और उस बिजनेस को लेकर अगर आपको कोई भी मदद लगे तो निश्चित तौर पे मैं आपकी मदद करने के लिए वहां तत्पर। आपने बिजनेस के बारे में तो काफी अच्छी जानकारी दी कि आप बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ काम करते हैं, तो क्या उसके बारे में कुछ डिटेल दे सकते हैं? जीवनी की धरती पर बैंकिंग सेक्टर में वनी अर्बन निधि प्राइवेट लिमिटेड और हाल ही में हमने श्री विनायक अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये दो बैंक्स का हमने सेटअप किया है।
इसके अलावा एक धनलक्ष्मी महिला पत्र संस्था जो बैंक है वो भी, उसमें भी मेरी ये माताश्री है, वो उसके अध्यक्ष के रूप में वहाँ कार्यरत है। तो मेरा परिवार जो है वो बैंकिंग सेक्टर से भी काफी जुड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग प्रॉपर्टी के सेक्टर्स में भी काफी काम करते हैं। और बैंक्स को मेनली हम लोग बैंक के लिए जो बिल्डिंग उपलब्ध करानी होती है, तो ऐसे लगभग वनी में 12 ऐसी बैंक्स है नेशनलाइज जो अभी मेरे बिल्डिंग प्रीमाइसेस में काम कर रही है। और इनमें से कई बैंक्स में मेरे पिताजी डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। और कई बैंक से मैं जो गोल्ड लोन के लिए जो उनकी सुविधाएं होती है, उसमें जो चेकर की उनको जरूरत पड़ती है, तो उसके रूप में भी हम लोग कार्यरत है। तो बैंकिंग सेक्टर से हम लोग काफी जुड़े हुए हैं। तो एक सेक्टर होता है, जैसे अभी आपने बैंकिंग सेक्टर के बारे में तो बताया, तो इसमें से किसानों को क्या बेनिफिट्स होते हैं जी, और आप उनको क्या क्या बेनिफिट्स देते हैं? जी, बैंकिंग सेक्टर का जो सबसे ज्यादा लाभ हमारे वनी में एटलीस्ट हो रहा है, तो वो किसानों को और छोटे बिजनेसमैन को हो रहा है, क्योंकि हम बहुत ही कम दरों पर उनके लिए लोन्स की स्कीम्स लाए हैं। उनको आकर्षक ब्याज दर दे रहे हैं, उनके छोटी छोटी चीजों पर अट्रैक्टिव गोल्ड लोन्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ किसान जो है, जब उनकी फसल कटती है तो जनरली सब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। राइट। तो आप कहेंगे मैं तो गोल्ड से भी जुड़ा हूँ और बैंकिंग से भी जुड़ा हूँ, तो कई किसान हर सेक्टर में कुछ ना कुछ करके बैठे जी। हैं। तो जब गोल्ड में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, कि अब उनको कोई आपत्ति होती है, जो मतलब उनके ऊपर कोई विपदा आती है, तो जब वो गोल्ड लोन्स के बारे में समस्या लेकर हमारे पास आते हैं, तो हमारे बैंक द्वारा हम लोग उनकी मदद करते हैं। और जो बिजनेसमैन है, उनको छोटे छोटे क्रेडिट लोन्स उनके बिजनेस के स्टार्टअप के लिए या उनके बिजनेस में हेल्प करने वाले ऐसे छोटे छोटे क्रेडिट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो भी बहुत कम मूल्यों पर, कम शुल्कों पर। तो इस प्रकार से किसानों को काफी फायदा होता है। जी बिल्कुल। कुणाल जी, इतनी सारी योजनाएं तो है जैसा अभी आपने बताया, तो आप भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष है वनी शहर के, बराबर? तो इन सब का लाभ भारत सरकार किस रूप में दे रही है? जी, भारत सरकार द्वारा तो किसानों के लिए कई सारी योजनाएं अभी आई है। इसमें किसान को फसल बीमा योजना दी जा रही है। अभी जो पूरग्रस्त इलाके हमारे महाराष्ट्र में जो देखे गए, तो अतिवृष्टि का जो बारिश हुई, उसके लिए भी हमारी सरकार ने कई तरह के रिलीफ कैंप सेटअप किए। और देवेंद्र जी जब हमारे प्रांत में अभी आए थे, तो उन्होंने प्रति हेक्टर 8,000 रुपए किसानों के लिए मदद के लिए लागू किए। बस मैं यही कोशिश करता हूँ कि हम लोग कई किसानों के साथ मिलकर आगे एक किसान संरक्षण मेला हम लोग आयोजित करने वाले, जो एक वर्कशॉप होगा, जिनमें हम किसानों को इन योजनाओं से अवगत कराएंगे। और अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी की हमारी एक टीम है, वो अलग अलग गाँव में जाकर इन पूरग्रस्त जो गाँव है हमारे, वहां पर जाकर लोगों की जो समस्या है उनका हम लोग जायजा लेने वाले हैं। और अभी कई सारे जो हम लोग जिसको पंचनामा कहते हैं, हम लोग बहुत सारे पंचनामे हमने हमारे एसडीओ साहब को हमारे वनी के जमा किए हैं, जो अभी हमारे सीएम साहब तक पहुंचेंगे और जल्द से जल्द किसानों को भी इसका लाभ होगा। इसके साथ में जो छोटे छोटे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी हमारे वनी रीजन में अभी उत्पन्न हो रही है, उन लोगों को भी हम लोग किस तरह के इन योजनाओं से, जो भारत सरकार की अभी मुद्रा योजना आई है, नमो मुद्रा योजना, उससे भी हम लोग उनको अवगत कराने के लिए हम लोग बिजनेसमैन का भी एक छोटे स्टार्टअप वालों का भी एक वर्कशॉप हम लोग आयोजित करने वाले हैं, जिससे कि उनको इन स्कीम्स के बारे में, जो स्टार्टअप इंडिया की स्कीम आई थी, मेक इन इंडिया की जो स्कीम्स है, अभी जो गवर्नमेंट हमें को ये सेवा पंद्रवाड़ा जो हमने अभी आयोजित किया, उसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने स्वदेशी अपनाओ इस पर काफी जोर दिया। तो वैसे सभी स्कीम्स में कैसे वो लोग इन्वेस्ट कर सकेंगे, कैसे उन लोगों को उसका फायदा हो सके, इसके लिए हम लोग बिजनेसमैन के लिए भी एक जल्द ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा हम लोग एक वर्कशॉप का आयोजन करने वाले हैं।
और ये वर्कशॉप एक्सक्लूसिवली उनके डेवलपमेंट के ऊपर फोकस्ड होगा। तो इन स्कीम्स से हम लोगों का क्या फायदा कर सकते हैं, हम लोग उस पर फोकस्ड है, और ये स्कीम्स लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये सब चीजें तो ठीक है, इसमें क्या आप रोजगार के लिए भी कुछ सोच रहे हैं, या जी किसी को बिल्कुल। अभी तक रोजगार आपने दिया है, जी या जी आगे चल के देने वाले हो? जी, मैंने मेरे लगभग इस पद पर आए हुए अभी 1 ही महीना हुआ है, पर सबसे पहली चीज अगर मैंने कोई सोची होगी तो हमने सोचा है कि आने वाले समय में रोजगार मेला का हम लोग आयोजन करेंगे। एक रोजगार मेला हम लोग बहुत बड़ा आयोजित करने वाले हैं, जिसमें हमारे जो वनी विधानसभा क्षेत्र के जो ऐसे कई युवा है जिनको जिनको स्किल है, जिनमें स्किल्स है, पर वो उनके स्किल्स के बेसिस पे उनको वो जॉब नहीं मिल पा रही है, वो अपॉर्चुनिटी तक वो लोग नहीं पहुंच पा रहे, तो उनके लिए हम लोग एक रोजगार मेला आयोजित करने वाले हैं, जिसमें कई सारी कंपनीज बाहर से आएंगी और उनको वो जॉब्स प्रोवाइड करेंगी। तो हम बस उसका एक माध्यम बनेंगे। स्किल्स उनकी है, जरूरत कंपनियों की है, हमें बस एक माध्यम। यानी आप कंसल्टेंसी का काम करेंगे? जी बिल्कुल। कुणाल जी, आज हम द पांडे जी पॉडकास्ट में पहली बार रैपिड फायर राउंड करते हैं। जी। तो चाय या कॉफी? चाय। पसंदीदा नेता? नरेंद्र जी मोदी। ऐसा जरूरी नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही हो। नहीं, बस उनको देखकर ही पॉलिटिक्स में आया तो नरेंद्र जी मोदी। और पसंदीदा अभिनेता? शाहरुख खान। शाहरुख खान आपके फेवरेट है? जी। ठीक है। और आपके रोल मॉडल? मैं कहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। आपके फैमिली के रोल मॉडल? मेरी फैमिली में मेरे रोल मॉडल मेरे पिताजी कहूंगा, उनको देखकर ही सब सीखा हो, उनसे इस सब चीज की प्रेरणा ली है, जो भी हुआ जिंदगी में सिर्फ उन्हीं की वजह से हो। तो फैमिली में वैसे तो सभी ने, मेरी माँ ने मुझे धैर्य सिखाया, मेरी माँ ने मेरी बचपन में काफी पिटाई की उसकी वजह से आज जो भी बना हूं, तो सभी का योगदान है। मेरे दादाजी भी जो सोसाइटी फर्स्ट, मेरे दादाजी इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते थे, तो कहते थे सोसाइटी फर्स्ट, तो उनकी भी काफी मेरी जिंदगी में योगदान है। पर रोल मॉडल अगर आप कहेंगे तो बस मेरे पिताजी, क्योंकि जो भी हूँ आज जिस मुकाम पर हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मैंने अभी मेरे दादाजी का जिक्र किया, 2018 में उन्होंने हमें इस दुनिया से अलविदा कहा। बहुत कमी महसूस होती है उनकी, पर अभी मेरे परिवार में मेरी दादी जी है, मेरी धर्मपत्नी है, मेरी छोटी बहन है, मेरे पिताजी है, मेरी माताजी है, और वैसे चोरडिया परिवार काफी बड़ा है। मेरे बड़े पापा है, मेरे लगभग 3 बड़े पापा है, 3 मेरी बड़ी मम्मी है, और कई मेरी 3-4 बुआ है, और उनके कई सारे बच्चे हैं। तो छोड़ने, जैसे मैंने कहा जोड़े परिवार काफी बड़ा है, तो ऐसे पारिवारिक वातावरण में मैं बड़ा हुआ हूँ, और कभी भी मुझे जिंदगी में किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो कभी मेरे पिताजी को मांगने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। मेरे बड़े पापा ने, मेरे बड़ी मम्मी ने ढेर सारा प्यार, और हर चीज, किसी चीज की मुझे जिंदगी में कमी नहीं हुई। तो आप सब जॉइंट फैमिली में? जी। दादाजी के पहले तक हम लोग सब जॉइंट फैमिली में रहते थे, पर दादाजी के बाद में सभी के, क्योंकि हमारा बिजनेस एक्सपांड हो चुका था, बिजनेस की कई शाखाएं हो चुकी थी, तो बिजनेस हमारा अलग अलग हो गया, फैमिली हमारी अभी भी साथ में है। आज के जनरेशन में फैमिली के साथ में रहना भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है ना? तो आपको ये, आप खुद में एक नसीबवान व्यक्ति हो कि आपको अपने फैमिली का सपोर्ट मिला है। बहुत से युवा ऐसे होते हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं तो उनको उनके फैमिली का सपोर्ट नहीं होने के कारण भी वो बहुत सी चीजें नहीं कर पाते हैं। आपको आपके फैमिली का सपोर्ट है और आगे भी रहे। और जिस प्रकार से आज का ये पॉडकास्ट हुआ है, उस प्रकार से मुझे तो लगता है कि आप बहुत आगे तक जाएंगे, और जाना ही चाहिए जिस प्रकार से आप अपने कार्य कर रहे हैं। कुणाल जी, हमारे द पांडे जी पॉडकास्ट की एक खासियत है कि हम हमारे गेस्ट से अधिकतर तीखे सवाल करते हैं, मगर आज आपने इतने स्वीटली तरीके से द पांडे जी पॉडकास्ट के
सवालों के जवाब दिए, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आपसे तीखे सवाल करूं। फिर भी एक हमारा जो प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल पूरा करने के लिए मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूं। आप अपने विरोधियों के लिए एक लाइन कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? विरोधियों से मैं इतनी ही कहना चाहूँगा कि विरोध करो, तो ऐसा करो कि जो काम मैं कर रहा हूँ, उस काम में मेरा विरोध हो। विरोध मेरे काम का हो, मेरे नाम का नहीं। और जितने भी मेरे तमाम विरोधी हैं, मैं ऐसे किसी को विरोधी मानता नहीं। पर जो भी मुझे अपना विरोधी मानकर बैठे हैं, उन सभी को बस शुभकामनाएं देना चाहूँगा। किस चीज की? विरोध करने की शक्ति भगवान आपको दे, बस ऐसी शुभकामनाएं। और आप काम करते रहे। जी। ठीक है। तो कुणाल जी, आपको द पांडे जी पॉडकास्ट के स्टूडियो में आकर कैसा लगा? जी, आपको बताने में बहुत खुशी होगी कि ये पहली बार मैं किसी पॉडकास्ट के लिए कहीं आया हूँ, और वाक़ई आपका ये स्टूडियो भी बहुत प्यारा है पांडे जी, उसकी भी काफ़ी तारीफ़ करनी पड़ेगी। आपने काफ़ी अच्छा सेटअप, चंद्रपुर जैसे शहर में आप ऐसा एक शो चला रहे हैं, ये जानकर भी बहुत खुशी हुई। और जब आप मुझे पहली बार आपने मुझे आने के लिए यहाँ पर मुझे जब इनवाइट किया, तब मुझे लगा कि कैसे मैं इस चीज़ से डील करूँगा। पर आपने आज का कन्वर्सेशन जितना फ्रेंडली बना दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे स्टूडियो की कोई 3 खासियत बताइए आप। जी, स्टूडियो की 3 खासियत में मैं आपको करूँगा कि आपका जो लोकेशन था स्टूडियो का, वो काफ़ी अच्छा है। एक उसमें ढूँढने में कोई तकलीफ नहीं हुई। उसके बाद जो स्टूडियो का सेटअप है, एक प्रोफेशनल सेटअप मुझे ऐसा यहाँ लगा। और यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है आपके स्टूडियो में, हर चीज़ प्रॉपर। आपका जो स्टाफ है, स्टूडियो का स्टाफ, आपके खुद के परिवार के लोग इस स्टूडियो को चला रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। क्योंकि जब जैसे कि मैंने कहा कि जब परिवार का साथ होता है, तो फिर किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कुणाल जी कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर, और स्पेशली हम तो यहाँ चंद्रपुर के बहुत से गेस्ट को बुलाते हैं तो वो आने को नहीं देखते हैं, लेकिन आप अपना कीमती समय निकाल कर वनी जैसे शहर से हमारे चंद्रपुर में आए, उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद पांडे जी।